जय हिंद, दिनेश कुमार आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सिंगरौली विस्थापन मंच के प्रवक्ता श्री ललित श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जब से विस्थापन की ये लहर शुरू हुई है, जब से विस्थापन की ये बात चल रही है, लोगों के पास अलग अलग तरह के प्रश्न भी उठ रहे हैं, जी, जिज्ञासाएं हैं। जी। तो उन पर हम कुछ विशेष रूप से आपसे चर्चा करना चाहेंगे। कुछ प्रश्न हमारे पास मौजूद हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि जो ये विस्थापन हो रहा है, ये किस कानून के तहत इसे किया जा रहा है? देखिए ये चूँकि कोयला क्षेत्र है, इसलिए सिर्फ़ यहीं पर 2 कानून लग जाते हैं। बाकी जैसे जो प्राइवेट कोल माइन्स आई हैं उधर पे, तो वहाँ सिर्फ़ एक कानून से काम चलता है, लार से, LARR, लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। लेकिन यहाँ पर चूँकि कोयले के लिए लेना है और ये कंपल्सरी एक्विजिशन है ये। मतलब इसको लेना है तो लेना ही है, इसमें कोई संभावना नहीं रहती। तो इसमें एक सीबीए एक्ट भी लगता है। जी। तो कोल बीइंग एरिया एक्ट के तहत जो है जो कार्रवाइयाँ हैं अधिग्रहण की है। अब उनकी अपनी धाराएँ हैं 4, 7, 9, 8 भी मिलती है जिसमें सुनवाई का अवसर देते हैं कि यदि कोई आपको आपत्ति हो, हुँ, तो आप बता दें, तो हम उसमें कुछ सुन सकें आपको। लेकिन 8 के बाद में सेक्शन न 9 लगने के बाद में आपत्ति की सुनवाई नहीं होती और वो सब भूमियाँ गवर्नमेंट में, भारत सरकार में इन्वेस्ट हो जाती हैं, उस उनकी मान ली जाती हैं सेक्शन 9 के बाद। सेक्शन 9 के बाद। सेक्शन 9 के बाद में। जी। और विस्थापन जो होने वाला है, वो कहाँ होने की तैयारियाँ हो रही हैं? हाँ, वो आपके प्रश्न से जुड़ा हुआ है ये जी। कि उसमें 2 कानून लगते हैं। एक तो हो गया आपका सीबीए वाला कानून और दूसरा आरएनआर जो है, वो रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट देखेगा। आपने क्या पूछा अभी कि कि विस्थापन होगा कहाँ? विस्थापन हुआ था? जी, देखिए ये निश्चित है कि हम तो विस्थापित हो गए, जी। है नहीं? सेक्शन 9 होने के सेक्शन बाद। 9 के बाद। अब जो है घर मकान हम क्या सब पूरा शहर विस्थापित की जद में है। हुँ, अब घर मकान छोड़ के जाना कहाँ है, हुँ। विस्थापन होना कहाँ है, ये एक्ट के हिसाब से तो कलेक्टर तय करता है। कलेक्टर के पास में ये व्यवस्था है हुँ, कि हमें वो कहाँ भेजे और कैसे रखे, पुनर्वासन कैसे करें, कैसे करें? वो कलेक्टर कलेक्टर साहब के हाथ में है। डिसाइड करेंगे। जी, जहाँ स्थान देंगे वहाँ हमें जाना पड़ेगा और नहीं जाते हैं तो उसकी व्यवस्था इन्होंने कुछ रखी होगी कि हमारी इच्छा नहीं जाने की, इस क्षेत्र में नहीं रहने की, या हमें कहीं और अन्य बड़े शहर में जाना है तो उसके बदले कुछ राशि भी मिल जाती जी। कुछ शब्द हैं जो सुनने में थोड़े नए हैं, पर इसे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रभावित कुटुंब हमने अभी है। सुना हाँ, कि प्रभावित कुटुंब क्या है और एक विस्थापित, इसे थोड़ा परिभाषित करने की। हाँ। प्रभावित कुटुंब में तो जिसका यहाँ समझ लीजिए कि एस्टेब्लिशमेंट है, उसका घर भी है, स्वयं की ज़मीन भी है नहीं? तो वो प्रभावित हो ही रहा है। जी, लेकिन कुछ हद तक जो कानून में लिखा हुआ है, हम लोग तो बहुत ज़्यादा समझते हैं, लेकिन जितना समझते हैं उसके हिसाब से आपको अर्थ बताएँगे कि प्रभावित तो और भी लोग हो रहे हैं, जिनकी स्थायी संपत्ति यहाँ है, स्थायी मकान है, उसके अलावा भी बाकी लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल। तो प्रभावित होने वालों में मान लीजिए शासकीय भूमि में किसी ने मकान बना रखा है जी, और वो काफ़ी वर्षों से है, धारा 4 लगने के पहले से काफ़ी साल से है और इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि वो कई वर्षों से रह रहा है। तो उसे भी वो सब लाभ मिलेंगे जो किसी ने स्वयं का ज़मीन लेकर के स्वयं का मकान बनाया हुआ है, उसे जो लाभ मिलते हैं। बशर्ते अंतर ये है कि वो जिस शासकीय भूखंड में मकान बना के निवास कर रहा है, तो भूखंड का प्रतिकर उसको मिलेगा, हुँ, भूमि का नहीं मिलेगा। अच्छा। है नहीं? इसी तरह से बहुत से लोग प्राइवेट मकान में किराए से लेके रह रहे हैं और बरसों से रह रहे हैं, तो उ उन्हें भी जो है प्रभावित की संज्ञा में ही रखा जाएगा। मतलब किराएदार को भी। हाँ, किराए वो लंबे समय से रह रहा है, सेक्शन जी, 4 के 3 वर्षों से पूर्व से रह रहा है जी, यदि, जी, जी, तो वो भी प्रभावित की श्रेणी में आएगा, उसे भी जो है आर-एन-आर का लाभ मिलेगा, रिहैबिलिटेशन का लाभ मिलेगा। जी। तो सर, जैसा कि आपने प्रभावित कुटुंब के अंतर्गत कई लोगों को बताया, कई श्रेणियों को इंगित किया। विस्थापित से क्या विषय है आपका? विस्थापित किसे देखिए, कहेंगे? विस्थापित तो पूरा शहर हो गया, जी। है नहीं? अब पूरे शहर में विस्थापन में ही जो अपने प्रोविज़न जो दिया है आर-एन-आर पॉलिसी में, जी, उसमें तो ये है कि विस्थापित पूरा हो गया और जब पहले के कानून बने हुए हैं तो उसमें ये लिखा कि जो बटाईदार था, अधिया में लेता था या खेती में मज़दूरी करता था, तो अब तो प्रभावित वो भी हो गया है। बिल्कुल। अब चूँकि यहाँ कृषि भूमि नहीं जा रही है ज़्यादा, होगी थोड़ी बहुत, तो अब प्रभावित यहाँ पर कौन होगा? जो बाज़ार में दुकान है, तो एक दुकानदार है, उसके यहाँ कुछ कर्मचारी हैं, प्रभावित तो वो भी हो गया, है नहीं? सब्ज़ी मंडी में है,
तो वो उसका कोई स्थायी नहीं है, कभी यहाँ लगाता है, कभी वहाँ लगाता है, लेकिन सातों दिन लगाता है और धारा 4 के पहले से लगा रहा है। तो प्रभावित की श्रेणी में वो भी आ वो गया। भी आ गया। है नहीं, मछली वाले हैं, मुर्गा वाले हैं, ये सब प्रभावित कहलाएँगे। जी, और प्रभावितों के लिए भी एक्ट में प्रोविज़न है कुछ न कुछ कैश देने की और उनके नुकसान की भरपाई करने की। जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जो ये मुआवज़ा होने वाला है, मुआवज़ा मिलने वाला है, उसका आकलन कैसे किया जाएगा? अच्छा, जी। देखिए अभी तो मुआवज़े का आकलन जब से नया एक्ट आ गया है लार, हुँ, तो उसके हिसाब से जो भूमि का उस क्षेत्र में जो भूमि है, कलेक्टर गाइडलाइन क्या है वो, उसके रेट को ये इनिशियली लेते हैं और कलेक्टर गाइडलाइन का जो रेट है, भूमि के लिए भी और भवन के लिए भी, दोनों के लिए। तो नॉर्मली यहाँ जो प्रैक्टिस है सिर्फ़ भूमि के लिए लेते हैं। तो भूमि के लिए जो रेट लेंगे, उसको डबल कर लेंगे। 100% सैलिट्रियम इसी को बोलते हैं कि दुगना मुआवज़ा देना। तो यदि किसी की मान लीजिए ₹1000 का भूमि का आकलन होता है, तो उसको डबल करके 2000 होगा और प्लस सेक्शन 4 से लेकर के अभी तक का इंटरेस्ट, जिस दिन इनका डिटरमिनेशन हुआ, वो 40% 50% लगभग हो जाएगा, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट पर जोड़ देंगे, 1000 उस पर जोड़ देंगे। मतलब 1000 पर यदि 50% जोड़ा, तो 1500 वो हो गया और डबल का 1000 और जोड़ा तो ₹2500 हो गया। ₹1000 उसका मूल्यांकन यदि किया जाता है भूखंड का कलेक्टर गाइडलाइन से, तो उसको ₹2500 मिलेंगे। ये हो गया भूमि के लिए। जी। और इसी तरह जो उस पर संपत्तियाँ हैं, तो उस पर भी जो है, जो मूल्यांकन होगा, अभी किस तरह से मूल्यांकन कराते हैं कलेक्टर साहब या एनसीएल, तो पीडब्ल्यूडी से सामान्य तौर पर कराया जाता है। तो जो मूल्यांकन आएगा उसकी प्रॉपर्टी का, जी। उसका भी डबल करेंगे। उसमें ब्याज नहीं देते हैं एनसीएल, ये अभी तक की स्थिति सामने आई है, लेकिन इस बार हम लोग लड़ेंगे। उस पर भी ब्याज लेंगे, क्योंकि भूमि की परिभाषा में भूमि भी है और उस पर स्थायी संपत्ति, जकड़ी हुई जो संपत्तियाँ हैं, वो भी आती जी, बिल्कुल। और जो ये भूमि की मूल्य लगाई जाएगी, हैं। कितने प्रतिशत संतोषजनक रहेगी? देखिए भूमि का जो कलेक्टर गाइडलाइन है, उसे तो पूरा शहर असंतुष्ट है। जी, मूल्य जो है ठीक नहीं जो हमें मिलेंगे। उसके कारण ये है कि पहली चीज़ तो ये कि जब एक बार सेक्शन 4 और लगा था यहाँ पर, जी। तब उस टाइम में मूल्य 20% उस टाइम के रेट से दी थी, हुँ, है नहीं? तो जो इम्पैक्ट पड़ रहा है भूस्वामी को, वो 40% का पड़ रहा था। जो ऐसा हुआ इसलिए कि जब कमलनाथ की सरकार आई, तो उन्होंने कलेक्टर गाइडलाइन को 20% कम इस दृष्टिकोण से कर दिया कि लोगों को स्टाम्प ड्यूटी की बचत होगी। लेकिन लोगों के फ़ायदे के लिए किया, लेकिन यहाँ जो विस्थापन एरिया है, उसको नुकसान हो गया। कलेक्टर गाइडलाइन में यदि ₹120 रेट था, तो उसका रेट रह गया ₹100 और उसको डबल करके मुआवज़ा हो गया उसका ₹200 200। और उस पर ₹100 और ब्याज मिलेगा ₹50। हुँ, तो वो जो है करीब 40% का हमको 20% का प्रतिकर जो कम कम हो गया कलेक्टर गाइडलाइन में और डबल करने में 20% वो और 50% उसका इंटरेस्ट, करीब जो है इतना नुकसान हो जाता है। मतलब 40-50% का नुकसान है। जो भूमि पर मुआवज़ा बनेगा उसमें 50% का नुकसान है। नुकसान है। तो उसके लिए हम लोग उसके लिए भी एनसीएल से अपनी बात कुछ हद तक रखी थी हम लोगों ने जी, कि जो कानून में व्यवस्था है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप ये बाध्य नहीं है कि सिर्फ़ एक ही रेट पकड़ के चलें कलेक्टर लाइन जो आपकी वहाँ की है। उसके लिए जो निकटवर्ती ग्राम होगा, वहाँ का मूल्यांकन भी देख सकते हैं। वहाँ की रजिस्ट्रियाँ भी देख सकते हैं। वहाँ की रजिस्ट्री जो होंगी, वो अधिकतम मूल्य की धारा 4 के पहले जो अधिकतम मूल्य की रजिस्ट्रियाँ होंगी, उनको निकाल के 3 रजिस्ट्री को निकाल करके उनका एवरेज निकाल करके वो रेट भी दिया जाता है। और हमारे लिए निकटतम ग्राम जो है, वो बेढ़न है। जी। हम उस रेट को माँगेंगे। मतलब ये प्रक्रिया अभी अंडर प्रोसेस में हाँ, है। ये अब कुछ आगे बढ़े हैं, अभी तो जस्ट 10-15 दिन पहले सेक्शन 9 जी, हुआ जी, है, जी। एनसीएल भी कितनी जल्दी क्या करेगा, हुँ, बुलाएगा, यानी तो हम लोग कलेक्टर साहब के पास जाएँगे, उनको भी अधिकार है, जी, वो करेंगे। बिल्कुल। एनसिल कब भूमि को कब्ज़े में ले सकती है? एनसीएल देखिए, ये तो कब्ज़ा लेने का काम जो है कलेक्टर का है, जी, एक्ट में जो प्रोविज़न है और कब ले सकती है, इस पे यदि अपन बात करेंगे तो जब कलेक्टर संतुष्ट हो जाए कि इन्हें आर-एन-आर की पूरी समस्याओं का समाधान कर दिया, मतलब रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट कर दिया गया है और संपूर्ण भुगतान कर दिए गए। यहाँ इनका भूमि का, ज़मीन का और बिल्डिंग का कोई पैसा बकाया नहीं है। हुँ, उस बात से संतुष्ट होकर के कलेक्टर
जो है कब्जा लेने के लिए आदेश दे सकते आदेश हैं। दे सकता है। मतलब कलेक्टेड की कलेक्टर ही डिसाइड करेगा डिसाइड कि करेगा कब्जा कि हमें कब देना है। कब देना है। लेकिन कलेक्टर को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए हुँ, कि जहाँ इन्हें बसाया गया है वहाँ बिजली, नल, पानी और गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, अच्छी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, पावर हाउस, सब स्टेशन, नाली, हुँ, ये सब सुविधाएं, स्कूल, हॉस्पिटल, सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत तो पंचायत भवन, ये सब बन गए कि नहीं बन गए। जब इनसे वो संतुष्ट हो जाएगा और हम लोग पैसे से संतुष्ट हो जाएगा तो वो आदेश देगा खाली करने के लिए। जी। और क्या लगता है कि ये पूरे विस्थापन में लगभग क्या समय लग सकता है? देखिए, ये तो समय है तो एक्ट के हिसाब से तो समय कम ही लगना चाहिए, लेकिन वो 12 महीने में कर लेना चाहिए इनको। हुँ, लेकिन जो जानकारी ऐसे कोई लिखित में जानकारी हमारे पास भी नहीं है। कोयला मंत्रालय इनको 18 महीने का टाइम दिया हुआ है जी। कि 18 महीने में आप सब कर लो, बाइंड अप करो इसको, क्लोज़ हुँ, करो। हुँ, लेकिन ये मान लीजिए कि सरकारी काम है और बहुत सी अड़चनें आती हैं, इनको भी कुछ समस्याएँ हैं, तो 36 महीने मान लीजिए आप कम से कम, 36 महीने में 36 महीने। कार्रवाई पूर्ण होनी चाहिए। जी। इस क्षेत्र के लोग बार-बार विस्थापित हो रहे हैं, हुँ। तो इनके लिए क्या प्रावधान है? क्या होगा इनके साथ? नहीं देखिए, एक्ट में तो सब चीज़ों का प्रावधान रहता है। जी। इसमें 39 है, धारा 39, उसके हिसाब से बहुविस्थापन बोलते हैं उसको, जिसका एक या एक बार से अधिक विस्थापन हुआ, 2 बार, 3 बार हुआ हो। तो पहले तो गवर्नमेंट ये प्रेफ़र करती है कि जिसका एक बार विस्थापन हो चुका है, उसको पुनः विस्थापित ना किया जाए। और यदि आवश्यक हो गया, करना भी पड़ा, तो बहुविस्थापन की श्रेणी में वो आएगा और जो उसका मूल्यांकन होगा, उसको पहले डबल करना होगा जी। और उसके बाद उसको फिर 100% सोसाइटी में देने होंगे। मतलब जो भी उसका ₹100 कीमत उसकी आती है तो उसको 200 मानी जाएगी और फिर 200 को डबल करना होगा, 400 देना होगा। मतलब 4 टाइम उसको लाभ देना लाभ होगा, देना होगा। वित्तीय लाभ देना जी। होगा। आरआर की समिति के बारे में कुछ आप हमें बताएँ? हाँ, आरआर की समिति भी है। धारा 45 में दिया हुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है। जी। तो उसमें क्या है, अलग-अलग तरह के प्रतिनिधि हैं। तो उसमें एक महिला प्रतिनिधि होगा, एक एससी-एसटी का होगा, है नी? और जो स्थानीय संस्थाएँ, स्वैच्छिक संस्थाएँ चलती हैं, उसमें से भी संगठनों से भी एक किसी को ले सकते हैं। बैंक का भी शायद उसमें बैंक का भी हाँ, एक प्रतिनिधि रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोविज़न रखा है, बैंक का भी एक प्रतिनिधि रहता है। और जो परियोजना है परियोजना है, उसका जो भू अर्जन अधिकारी है, वो भी उसका सदस्य रहता है। अच्छा, जो प्रभावित क्षेत्र है, मान लीजिए प्रभावित क्षेत्र है तो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जो भी है, उसका हेड, तो यहाँ पर जैसे है तो महापौर जो है, यहाँ की मेयर जो है, हेड है, तो वो भी उसकी मेंबर रहती हैं। इसके अलावा सांसद भी रहती हैं अच्छा। और जो जिला योजना के हेड हैं, अध्यक्ष हैं, वो भी इसमें रहते हैं और कुछ लोग हैं, हमें बहुत ध्यान नहीं है, लेकिन और कुछ लोग करके इस समिति का गठन होना चाहिए आर-एन-आर पॉलिसी के लिए। जी। वार्ड नंबर 10 के विस्थापन और इस विस्थापन में क्या अंतर होगा? वार्ड नंबर 10 के विस्थापन में बहुत सारा समय लग गया था जी। और समय लगा तो कुछ गलतियां हो सकती हैं, हुँ, एनसीएल की तरफ से हो गई हो, लेकिन बहुत कुछ गलतियां नहीं थी एनसीएल की। वो ऐसे वक्त पर विस्थापन हुआ जब प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तो एलए एक्ट लागू था। सीबी एक्ट और एलए से विस्थापन करते थे। उस टाइम में 30% सोलेटियम मिलता था। अब जब नया एक्ट लागू हुआ तो 30% की जगह 100% सोलेटियम देना है। मतलब पहले 100 का 130 मिलता था, जी। अब 100 की जगह 200 मिलेगा। 200। तो इस व्यवधान में लोगों ने भी व्यवधान किया, विस्थापितों ने भी किया कि हमको डबल मिलना चाहिए, कानून अनाउंस हो गया है। और वो आई थी बात 2013 के कानून की, 2014 में जब वो पारित हो गया था, तो सिर्फ़ बाकी योजनाओं के लिए, उसमें 13 नहीं शामिल थे, जैसे रोड है और कोयला है, ऑयल एंड गैसेज़ है, वो नहीं शामिल था। ये सितंबर 15 में इसको शामिल किया। अब तब तक एनसीएल वेट एंड वॉच की पोज़ीशन में हो गया, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा था, ना एलेक्ट से पेमेंट दे पा रहा था, ना लार का को अप्लाई कर पा रहा था। जब तक क्लेरिफिकेशन हुआ तो उसमें 5-6 वर्ष जो है ऐसे ही इनके खराब हुए, क्योंकि 2-3 वर्ष जो पहले इन्होंने काम किया था वो पहले खराब हो गए थे और फिर बाद में ये एक्ट के आने नहीं आने के बीच के दरमियान में तो इनका वक्त बर्बाद हुआ, इसलिए उसका विस्थापन, मोहाली का विस्थापन बहुत लेट से हुआ, लेट्स बहुत जी। लेट से हुआ। लेकिन हुआ, सबकी मजबूरियां थी, पैसा लेने वाले की भी और पैसा देने वाले की भी, किस कानून से दें। जी, क्योंकि वार्ड नंबर 10 के विस्थापन से काफ़ी लोग असंतुष्ट भी रहे हैं और
भय भय का माहौल भी लोगों के अंदर बना रहता है। हाँ, हाँ, नहीं लेकिन यहाँ इस संभावना नहीं, क्योंकि यहाँ तो हुँ, स्पष्ट है जी। कि सीबीएस से इनको अधिग्रहण करना है हुँ, और लार से आर-एन-आर की फैसिलिटीज़ देनी है, जी, भुगतान करना है। बिल्कुल, अभी इस पे देरी लगने की संभावना नहीं है। जी। कुछ प्रश्न हमारे पास जो हमारे आम जनमानस लोग हैं, जैसे कुछ व्यापारी हैं, हाँ। उन लोगों ने रखी कि जैसे ड्रोन के सर्वे के बाद भी हो रहे निर्माण कितने प्रतिशत उचित हैं? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि अभी भी निर्माण चल रहा है, तो क्या ये सही है या इसे नहीं होना नहीं चाहिए? देखिए, कुछ वर्षों पहले हमारे ख्याल से 21-22 में ड्रोन के लिए कोई कानून नहीं बना था, जी। है नहीं? जब ड्रोन के लिए कानून बना तो फिर उसकी अनुमति लेनी पड़ने लगी। हुँ, अनुमति आपको या तो बहुत सा एरिया है तो आप कलेक्टर से लेंगे, इंडिविजुअल करना है तो इंडिविजुअल से लेंगे, जैसे शादी ब्याह में होता है, छोटा एरिया के जी, लिए जी, बिल्कुल। परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसमें जब ड्रोन जो है लीगल हो गया और कलेक्टर ने उसकी परमिशन दे दी, टाइमिंग डिसाइड हो गया, बता दिया कि आप पुलिस में कॉपी दोगे और यहाँ दोगे, जो भी है व्यवस्था कर दी उसने। तो अब उसमें जो कार्रवाई की गई है, उसका इम्प्लीमेंट कराना तो कलेक्टर का काम है। अब कलेक्टर तो ये कहेगा नहीं कि भई अभी ड्रोन चल गया, अभी बनाते रहो, तो ड्रोन चलवाए क्यों? हुँ, बिल्कुल, तो ये बहुत हद तक सही नहीं है। जी। अ, एक प्रश्न ये भी है कि जैसे कई ऐसे लोग हैं जो नियमित रूप से रह तो रहे हैं अपने भवनों में, पर नगर निगम के जो टैक्स होते हैं, उसको वो नहीं भर रहे हैं। तो उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं उनके देखिए, मुआवजे में? नगर निगम के टैक्स नहीं भर रहे हैं तो आप भर दें, जी। है नहीं? हुँ, लेकिन एनसीएल हमें बाध्य नहीं कर सकता कि आप नगर निगम का टैक्स क्यों नहीं भरे हो। ओके। इसके उसको वो हमें बाध्य नहीं कर सकता, हुँ, हुँ, क्योंकि वो नगर निगम का काम है ना। हम टैक्स नहीं देते हैं तो हमें नोटिस काटेगा, जुर्माना करेगा, हुँ, हुँ, कोर्ट में पेश करेगा, जेल भेजेगा, वो एनसीएल की प्रक्रिया अलग है। ऐसे तो बहुत से टैक्सेस हैं, इनकम हुँ, टैक्स भी हमने नहीं दिया तो एनसीएल कौन होता है पूछने वाला? बिल्कुल। है नहीं? हमने जीएसटी नहीं भरा तो एनसीएल से क्या लेना देना? हुँ, एनसीएल अपना भूखंड देगी, हमारा मुआवजा दे। जो बकाया है वो हुँ, एनसीएल नगर हुँ, निगम कार्रवाई करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक प्रश्न ये भी है कि कई ऐसे लोगों ने कयास भी लगाया है कि जो विस्थापन है वो बल्लूगढ़ में होने जा रहा है, बल्लूगढ़ ग्राम जो है। अच्छा। तो बल्लूगढ़ में अगर होगा विस्थापन तो क्या कुछ रूपरेखा बनकर आएगी? हुँ। ऐसा कुछ लोगों ने कहा। देखिए क्या है ना कि भलुगढ़ में हो या कहीं भी हो, हुँ, सवाल इसका है कि इतना बड़ा विस्थापन है कि इस पर मैं तो नहीं समझता कि एक मत हो जाए सबकी, सबको एक जगह जाना है। सबकी सुविधाएँ अलग-अलग जगह अलग-अलग हैं, है नहीं? हुँ, सबके हित लाभ जुड़े हुए हैं अलग-अलग क्षेत्र में जाने से, है नहीं? क्योंकि बड़ा विस्थापन है। लेकिन जाना वहाँ तय है जहाँ कलेक्टर जो है व्यवस्था करेगा, क्योंकि कलेक्टर के हेड में आता है। वो कहेंगे भई यहाँ जाना है तो हम यहाँ जाएँगे, वो कहेंगे वहाँ जाना है तो वहाँ जाएँगे। इसमें तो कुछ वो नहीं है, लेकिन दुविधा लोगों के पास में है। अच्छा, लोग स्वभाव से भी ऐसे हैं या व्यस्तता ऐसी है कि ना वो इस क्षेत्र को देखने जाएँगे, ना उस क्षेत्र को देखने जाएँगे। जहाँ हुँ, जीवन अगला काटना है, वहाँ जाके तो एक बार देखना चाहिए कि है क्या? बिल्कुल। हम यदि पहुँच गए वहाँ, तो हमें कुछ मिलेगा? स्कूल हैं बच्चों के लिए कि नहीं? रात को कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटल चिकित्सालय है हैं कि कि नहीं है? नहीं? बिल्कुल। दोनों जगह देखना है, वहाँ भी देखना है, यहाँ भी देखना है, दोनों जगह का देखिए आप, हुँ, है कि नहीं? हम यहाँ जीवन यापन अपना कैसा कर लेंगे? हम यदि व्यापारी हैं, तो हमें ग्राहक कहाँ-कहाँ तक के आएँगे? कौन हमारे यहाँ का ग्राहक संभावित हो सकता है? जब आप ज़मीन खरीदने जाते हैं कहीं, तो जितने सर्वे करते हैं, उतना सर्वे तो आपको वहाँ भी करना चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद भी यदि किसी को दोनों जगह, तीनों जगह, चारों जगह नहीं पसंद आती हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था है, वो अपना वापस लेगा। लेकिन खुद को सर्वे करना चाहिए कि हमें वहाँ पर क्या-क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या-क्या मिलेगा, फला जगह क्या-क्या मिलेगा, क्या लाभ है, क्या हानि है, वो सुनने में नहीं रहना चाहिए, जाके ज़रूर देखना चाहिए। इतना बड़ा आप इन्वेस्टमेंट करोगे कहीं भी, तो जाके तो देखो अच्छे से। कोई बिल्कुल। पर्टिकुलर एक जगह में तो विस्थापन होगा नहीं ना, बड़ा विस्थापन है। देखना चाहिए उनको कहाँ से कहाँ तक है ये आ रहा है। एनसीएल क्या व्यवस्था कर रही है, हालाँकि एनसीएल अच्छी व्यवस्था कर रही है। एनसीएल के जो कोल सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है कि ऐसा विस्थापन करो कि ये नज़ीर बन जाए और लोग इसकी कॉपी करें यहाँ के विस्थापन की। और जो संभावना है, जो चर्चा है हम लोगों से हुई है, तो उसमें 40 फुट की रोड जो है, वो बोल रहे हैं हम देंगे। स्ट्रीट लाइट देंगे, नाली बनाएँगे, सामुदायिक भवन बनाएँगे, हॉस्पिटल, स्कूल, जो प्रारंभिक अति आवश्यक चीज़ें हैं, मंदिर, मस्जिद, वो सब बनाएँगे। कुछ शॉपिंग सेंटर भी बनाएँगे थोड़ा बहुत, लेकिन सब व्यापारी उसमें नहीं पहुँच पाएँगे। जी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सामने आ रहा है वो ये कि अभी जो यहाँ पर हम सब रह रहे हैं वो एक नगर निगम क्षेत्र है। हुँ। पर भलुगढ़ में यदि विस्थापन होता है तो वो एक ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है।
तो क्या अंतर आएगा? क्योंकि लोग नगर निगम से ग्रामीण क्षेत्र में जाएँगे, तो क्या कुछ संभावनाएँ हैं कि इसे सुधारा जा सके या नगर निगम को वहाँ पर शिफ्ट किया जा सके, ऐसा कुछ? देखिए ये क्या है ना कि पहली बार नगर निगम के कोई वार्ड जो है हुँ, खदान में नहीं आ रहे। हुँ, चाहे वो आप समझ लीजिए कि अमलौरी हो, निगही हो, गोरवी का कुछ क्षेत्र हो, जो प्रभावित हुआ है वो नगर निगम क्षेत्र ही प्रभावित हुआ है। बाय द वे कोयला जो है नगरीय क्षेत्र में ही है, जी। इधर के है नहीं, हुँ, इधर के कुछ वार्डों में। तो ये तो थोड़ा मुश्किल काम है कि जो नगर निगम से निकले वो नगर निगम में ही जाए, जी, क्योंकि उन्होंने भी उनकी माँग भी ऐसी रहती तो यहाँ तो भर जाता पूरा। लेकिन नगर निगम में रहने का औचित्य मात्र हमारा इतना है कि जो नगर निगम की सुविधाएँ वो हमें प्राप्त हों, है नहीं? बिल्कुल। तो उसके लिए एक बार चर्चा ऐसी कलेक्टर साहब से हुई थी, हम लोग वहीं बैठे थे, उनके चैम्बर में ही बात हुई थी। कलेक्टर साहब की जानकारी में दिया हमने कि साहब यहाँ करीब 6-7 वार्ड जो है खदान के कारण आपको विलोपित करना पड़ेगा और विलोपन के पश्चात इन वार्डों का सृजन भी आप प्रयास करके करा सकते हैं। तो ये 6-7 वार्ड जहाँ विस्थापन हो, जिस भी क्षेत्र में हो, वहाँ इन वार्डों का सृजन कर दें। बड़े से रकबे मिलते हैं, यदि ज़मीन मिलती, भूखंड मिलती, तो इसमें इतने वार्ड हो जाएँगे फिर से और यहाँ का जो उप कार्यालय है, ये भी निष्क्रिय हो जाएगा। तो फिर इसको भी जो है उप कार्यालय को भी वहाँ स्थानांतरित कर दें। जी, तो जो नगरीय व्यवस्थाएँ हैं, वो पूरी हो जाएँगी उससे, नगर निगम की सुविधा पूरी हो जाएगी। तो इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि जहाँ हम लोगों को विस्थापित किया जाए, वहाँ नए वार्डों का सृजन हो और इन वार्डों का विलोपन हो। जी, मतलब संभावनाएँ हैं। हाँ, कोशिश करने से कलेक्टर साहब की कोशिश करने से ज़रूर हो क्योंकि आबादी विहीन वार्ड नहीं घुसता ना, बिल्कुल। तो इसका तो विलोपन करना पड़ेगा हुँ, और विलोपित करेंगे तो कहीं तो सृजन करेंगे। नगर निगम का दायरा तो छोटा नहीं करना है। हुँ, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये है कि एनसेल कर्मचारी जिनका खुद का प्लॉट भी है हुँ, और घर भी है, हाँ। तो उनके लिए क्या कुछ प्रावधान है? देखिए उसमें कोई अड़चन नहीं है, यदि हुँ, कोई एनसीएल में नौकरी करता है या जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में करता है, नगर निगम में करता है, तो मकान बनाने के लिए उसको मनाही तो नहीं है विभाग से, जी, तो मकान बनाएगा वो। अब बाकी उसको प्रभावित कुटुंब की श्रेणी में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? जी, तो मकान जो उसने बनाया उसका उसको कंपनसेशन पूरा मिलेगा। भूमि का भी मिलेगा और मकान का भी मिलेगा। जो सबको मिलेगा उसको मिलेगा। अब वो प्रभावित की श्रेणी में तभी आता है जब वो उस मकान में रहता हो। अच्छा। हुँ, यदि रहता होगा तो प्रभावित वाले लाभ उसको मिलेंगे और यदि वो ना रहता हो, उसका परिवार रहता हो, है नहीं? मान लीजिए जैसे किसी ने कोई किसी की ड्यूटी जयंत में है, हुँ, उसने मकान यहाँ बनाया है, बच्चों को पढ़ाने की सुविधा है, यहाँ बनाया है, नोन है इस शहर से, तो अपनी फैमिली यहाँ रखता है और वहाँ भी क्वार्टर लेके रखता है। हुँ, कंपनी दे रही है तो ले लेगा। तो जो ड्यूटी का कभी टाइम ऑड हुआ तो वहाँ रुक जाता है, नहीं तो परिवार तो यहाँ आ रहा है। तो एक ढंग से कुटुंब तो प्रभावित होगा उसका, कुटुंब तो प्रभावित होगा। एनसीएल में नौकरी करता है, क्वार्टर लिया हुआ है, लेकिन कुटुंब में तो बच्चे भी हैं उसके, बच्चे यहाँ पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, छोटे हो, परिवार है, तो कुटुंब प्रभावित होगा तो जो कुटुंब को प्रभावित के जो लाभ हैं फिर वो भी मिलेंगे उसको। ये लेकिन उसको स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये हमारे ऊपर कैसे प्रभावशाली होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। जी, और धन्यवाद। विस्थापन से संबंधित जो भी प्रश्न या जो भी जिज्ञासाएँ आपके अंदर हैं, वो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके भी बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विस्थापन से संबंधित कई सारी ऐसी सवालों को लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे और कई ऐसे संबंधित अधिकारियों के साथ और नागरिकों के साथ हम कुछ न कुछ जिज्ञासाओं से भरे प्रश्न भी करते रहेंगे, जिससे कि विस्थापन होने तक हम कई सारी चीज़ों का निराकरण करते रहें। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव जय हिंद।